Today we will discuss the formula mass of a compound. Okay, last time we have discussed the molecular mass. So here you can see how we have found the molecular mass of Na2CO3 sodium carbonate. तो सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला। अब जो है मॉलिक्यूलर मास चूंकि आपको समझ में आ रहा है, वी विल मूव टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला मास। देखो बेटा, ये फॉर्मूला मास अभी मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है ना, लेकिन फॉर्मूला मास कैसे कंपाउंड के लिए हम लोग यूज करते हैं? आयोनिक कंपाउंड के लिए, स्पेशली आयोनिक सॉलिड के लिए। तो जो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, दे एग्जिस्ट इन द लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर क्या है ना? आइए जानते हैं। लैटिस पे आपका पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर भी डिपेंड करता है। 12th क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास 12 में देयर इज अ चैप्टर सॉलिड स्टेट, तो वहां पर लैटिस वगैरह के बारे में आप जानेंगे, व्हाट डू वी मीन बाय लैटिस स्ट्रक्चर। यहाँ पर फिलहाल हम जो है बस ब्रीफली देखेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ NaCl सॉल्ट। इसमें क्या होता है, NaCl में Na प्लस आयन एंड क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं NaCl में, है ना। अब अगर आपको कोई कहेगा कि ठीक है सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बताओ, तो क्या है यहाँ पे समझो इस बात को। सोडियम क्लोराइड का जो है वो एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है ना। जैसे अगर आप जैसे देखोगे, फॉर एग्जांपल ये चीज है, जैसे क्या ले लें हम, सपोज कर लो कि वाटर ले लेते हैं, H2O, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, ये आपका आइसोलेटेड एग्जिस्ट करता है। बट NaCl जो है वो सिंगली आइसोलेटेड Na प्लस और Cl माइनस एक सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमेशा क्या होता है कि लैटिस स्ट्रक्चर में आपका एग्जिस्ट करता है। तो लैटिस स्ट्रक्चर बोले तो क्या मतलब हुआ? लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब हुआ, जैसे अगर आप देखें एक Na प्लस है, तो एक Na प्लस अपने चारों तरफ से क्लोरीन से घिरा हुआ होगा, है ना, ऐसे घिरा हुआ होता है। क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस। तो बेटा 1 2 3 4 क्लोरीन हो गए, सबको दिख रहा है, देयर आर 4 क्लोरीन, और 2 क्लोरीन और होंगे। 2 कहाँ होंगे? एक तो ये देखो 4 तो हो गए बोर्ड के प्लेन में, और एक ये बाहर यहाँ पर होता है, ठीक है ना, क्लोरीन। तो एक बाहर होगा और एक बोर्ड के अंदर, मतलब दीवार के पीछे की ओर, तो क्लोरीन। तो देयर आर 6 क्लोरीन, यानी कि आपको इस तरह से देख सकते हो। अगर मैं इस तरह से कहूं कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये क्या है, ये आपका Na प्लस आयन है। तो क्लोरीन आयन कहाँ कहाँ होगा? एक तो यहाँ पर होगा क्लोरीन, दिख रहा है, और एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा, एक क्लोरीन यहाँ होगा। यहाँ फिर से देखो 3D जैसा आ गया है ना, और फिर एक क्लोरीन ये यहाँ होगा, ठीक है, ये वाला देखो, ये होगा एक क्लोरीन, और एक क्लोरीन यहाँ होगा। तो एक सोडियम आयन, एक Na प्लस आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ है। उसी तरह से यहाँ वाला जो क्लोरीन आयन है, ये 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। यानी कि आप क्या कहोगे, each sodium ion is surrounded by 6 chlorine ion, and each chlorine ion is surrounded by 6 sodium ion। समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ऑन एन एवरेज पर सोडियम आयन पे एक क्लोरीन आयन है, पर सोडियम आयन देयर इज 1 क्लोरीन आयन। क्योंकि एक को 6 ने घेरा, एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेरा है, तो एक क्लोरीन को 6 सोडियम भी तो घेर रहा है ना। तो रेशियो 1:1 हो जाएगा। जैसे इधर Na प्लस, 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 एक Na प्लस बाहर आएगा और एक Na प्लस अंदर की ओर आएगा। तो कितने हो जाएंगे? पर क्लोरीन 6 सोडियम सराउंडिंग होगा, और पर सोडियम 6 क्लोरीन सराउंडिंग होगा। तो आप ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर आप देखो तो ये एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है ये? पूरा का पूरा एक लैटिस स्ट्रक्चर है ना, एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड एंड सोडियम आयन है। ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ क्लोराइड और सोडियम आयन है,
इसमें से आप ये नहीं कह सकते कि ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है या ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है या ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है या ये वाला एक सिंगल मॉलिक्यूल है, नहीं कह सकते ना। ओके, कि ये सोडियम किस क्लोरीन से बॉन्डेड है, नहीं कह सकते। या ये सोडियम जो है किस क्लोरीन से बॉन्डेड है, या ये क्लोरीन जो है किस सोडियम से बॉन्डेड है, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। बल्कि एग्जैक्ट कुछ है ही नहीं, क्या है, पर सोडियम there are 6 chlorine chloride ion which are surrounding it, and per chloride ion there are 6 sodium ion which are surrounding it. तो इसका मतलब क्या हो गया कि on an average per chloride ion there is 1 sodium ion and per sodium ion there is 1 chloride ion. तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाता है NaCl। तो चूंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करता है, सिर्फ फॉर्मूला आप एग्जिस्ट करता है, तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं। तो जब आप फॉर्मूला इस तरह से लिखते हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आप मॉलिक्यूलर मास ना कह के क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास कहते हैं, समझे। अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो बेटा पूरा का पूरा लैटिस स्ट्रक्चर एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है, क्या है, पूरे के पूरे लैटिस स्ट्रक्चर एक सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। So you cannot say how many chloride ion and how many sodium ion are there in one molecule, but the formula is clear, that formula क्या clear है कि each chloride ion पे एक single सोडियम है और each सोडियम से एसोसिएटेड एक सिंगल क्लोराइड आयन आएगा, क्योंकि 1:6 6:1, तो जोड़ देंगे तो सब बराबर बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, NaCl जो होता है ये क्या होता है, NaCl is not the molecule, it is the formula, okay, formula of the salt, common salt. So what you say, that's why we give for ionic solid what do we give, ionic solid के लिए हम molecular mass ना कह के क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास यूज करते हैं, वर्ड क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला मास। उसी तरह से दूसरा आप कोई भी देखेंगे, जैसे कि मान लो आपको Na2O है ना, क्या लिख दिया, Na2O सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड है ना, तो यहाँ क्या होगा, एक ऑक्सीजन पे 2 सोडियम, इस तरह से होता है रेशियो। तो इसीलिए ये आपका फॉर्मूला मास फिर से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास हो जाएगा, क्योंकि आयोनिक सॉलिड है, समझे। तो इस तरह से आयोनिक सॉलिड के लिए जो लैटिस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, लैटिस अरेंजमेंट जिनका होता है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड हम मॉलिक्यूल नहीं यूज करते हैं, वर्ड हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करते हैं इसलिए हम फॉर्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते। ये बात क्लियर हुआ सभी को, कम ऑन टेल मी, इज इट क्लियर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास, क्लियर है बेटा, बोलिए सुजल, समझ रहे हैं बेटे, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में डिफरेंस पता है, टेल मी यस और नो, यस सर, अच्छी बात है। चलो अब देख लो, तो चूंकि जैसे यहाँ पे फॉर्मूला NaCl का फॉर्मूला क्या हो गया, Na और Cl, तो इसके फॉर्मूले में एक सोडियम एक क्लोरीन है, तो एक सोडियम का जो मास हो जाता है वो होता है 23U, और एक क्लोरीन का जो होता है वो होता है 35.5U। तो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा इसका, 35 + 23 दैट इज 58.5U, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, क्या हो जाएगा, 58.5 एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगा। ये बात समझा। सो वी विल हैव 58.5 एटॉमिक मास यूनिट विल बी द 58.5 एटॉमिक मास यूनिट विल बी द फॉर्मूला मास। ये बात समझ में आ गया, चलो ठीक है। तो अब आप इसको नोट करो जल्दी से, मैं थोड़ा रब करता हूँ, इसको तरीके से बना देते हैं, 3D जैसा बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए। लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो जाएगा, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। तो देखिएगा, है ना,
मैं Na को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, Na को ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, और Cl को मैं डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है बेटा, ये वाला जो है व्हाइट सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग सोडियम एंड डार्क सर्कल यानी कि सोडियम प्लस, सोडियम प्लस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल, और क्लोरीन माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है डार्क सर्कल। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, कैसा बनेगा देखिएगा। ध्यान से सुनना बेटा। ये 4 हो गया, एक बाहर की ओर, बाहर की ओर जो होगा उसको मैं, ये तो ऐसे लाइन दिखा दो, डॉटेड लाइन, एक्स एक्सिस मान लो, है ना, एक्सिस से आप समझ सकते हैं, अभी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है फिजिक्स में। एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाई एक्सिस, तो 2 क्लोराइड आयन एक्स एक्सिस पे है, 2 क्लोराइड आयन वाई एक्सिस पर है। उसी तरह से बचे हुए जो 2 क्लोराइड आयन होंगे वो कहाँ हो जाएंगे, जेड एक्सिस पे हो जाएंगे। दिख रहा है, तो 2 क्लोराइड आयन कहाँ हो जाएंगे, जेड एक्सिस पे हो जाएंगे। तो एक किधर है, एक है बाहर की ओर और एक है अंदर की ओर, तो ये हो गया क्लोराइड आयन। ध्यान से देखो, है ना, तो एक सोडियम, एक जो सोडियम है, एक जो सोडियम है, दिस इज योर Na प्लस, बीच वाला Na प्लस है, बीच वाला जो है वो क्या है, दिस वन इज Na प्लस, और ये वाले जो हैं डार्क वाले जितने भी हैं वो क्या हैं, डार्क वाले जितने भी हैं दिस आर क्लोराइड आयन, है ना। तो इसको ध्यान से देखो, तो इस तरह से अरेंज होते हैं। उसी तरह हर एक क्लोरीन के चारों तरफ क्या होगा, हर एक क्लोरीन के चारों तरफ आपका सोडियम भी होगा, इस तरीके से, यहाँ सोडियम होगा, यहाँ सोडियम होगा, इसके ऊपर देख लो, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, और इसके एक सोडियम यहाँ आ जाएगा, एक सोडियम यहाँ आ जाएगा। तो आप देखोगे कि एक जो इस तरीके से बना सकते हो, है ना, लाइक दिस। तो आपको समझो, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करो। तो एक क्लोराइड जो है, क्लोराइड के चारों तरफ कितने सोडियम हो गए, 6 सोडियम हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो क्या होगा, हर एक क्लोरीन के चारों तरफ हर एक क्लोराइड आयन के चारों तरफ 6 सोडियम आयन है, और हर एक सोडियम आयन के चारों तरफ जो है ऑल साइड से 6 क्लोराइड आयन है। तो इस तरह से अगर हम टोटल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑन एन एवरेज हम क्या कह सकते हैं, ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कि एक सोडियम आयन पे एक क्लोराइड आयन है। इसलिए आयोनिक सॉलिड के लिए ध्यान से देखना, आयोनिक सॉलिड के लिए जो लैटिस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए जो होता है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, कई बार तो कॉमन लैंग्वेज में लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज भी कर देते हैं बेटा, कई बार कॉमन लैंग्वेज में लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड यूज भी कर देते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास यूज भी कर देते हैं। यहाँ हम फॉर्मूला मास यूज करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला मास। ओके, यहाँ जो है फॉर्मूला जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना हो करके लैटिस फॉर्मूला है, लैटिस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप लिखते हैं इस तरह से,
NaCl सॉल्ट का, तो इसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं, दिस इज नॉट मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो इस बात को ध्यान रखोगे। यू कैन नॉट डिसाइड दैट हाउ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आयोनिक सॉलिड एग्जिस्ट। तो वहां पर आप सिंपली आयोनिक सॉलिड के केस में क्या देते हैं, आयोनिक सॉलिड के केस में आप फॉर्मूला मास रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात हमने समझ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से, अभी तक हमने वन एटम के मास को एटॉमिक मास कहा, वन मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा, मॉलिक्यूलर मास कहा, और लैटिस स्ट्रक्चर में एक सिंगल यूनिट ऑफ फॉर्मूला को, एक सिंगल यूनिट ऑफ फॉर्मूला का जो है उसे हमने फॉर्मूला मास कहा। अब हम लोग जानेंगे, है ना, मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास। मोलर, मोलर वर्ड का मतलब समझो, मोलर वर्ड का मतलब है मोल। मोलर वर्ड का क्या मतलब है बेटा, मोलर वर्ड का मतलब है मोल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोलर फॉर्मूला मास एंड द मोलर एटॉमिक मास एंड मोलर मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास की बात कर रहे हैं, है ना। तो मोलर एटॉमिक मास यानी कि एक मोल एटम के मास को आप क्या कहेंगे, मोलर एटॉमिक मास। एक मोल मॉलिक्यूल के मास को आप क्या कहेंगे, मोलर मॉलिक्यूलर मास, है ना। मोलर एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोलर एटॉमिक मास को जनरली आप ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम के टर्म में, है ना। उसी तरह मोलर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए, मोलर और ग्राम दोनों वर्ड जो है सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ग्राम का मतलब 1 ग्राम मत समझ लीजिएगा बेटे, देखिएगा। तो एक बार आप चाहो तो इसको लिख लो, फॉर्मूला मास के बारे में ये चीज आपने मेंशन कर लिया। और आयोनिक सॉलिड विथ लैटिस स्ट्रक्चर हम लोग क्या देते हैं, फॉर्मूला मास देते हैं, है ना। तो लिख लो यहाँ पर, द mass of a single unit of ionic solid, okay, the mass of a single unit of ionic solid, okay, will be called that gives the mass of फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला कौन सा, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ओके, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, simplest formula representing the ionic solid is called formula mass। उसको क्या कहेंगे, फॉर्मूला मास कहेंगे। तो मास ऑफ अ सिंगल यूनिट ऑफ आयोनिक सॉलिड that gives the mass of simplest formula, that gives the mass of the simplest formula representing the ionic solid is called formula mass। समझ गए। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का क्या हो जाएगा, NaCl, है ना, NaCl हो जाएगा। आप अगर आप एक पूरे यूनिट को देखेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं Na6Cl6, क्योंकि एक सोडियम 6 क्लोरीन से और एक क्लोरीन 6 सोडियम से सराउंडेड होता है। आप और भी बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो आप लिखेंगे, दैट इज NaCl। तो NaCl जो है उसका मास जो हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड फॉर्मूला मास। तो किसी भी आयोनिक सॉलिड के लिए हम क्या देते हैं, फॉर्मूला मास देते हैं। ये बात दिमाग में बैठाइए, चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो सभी कोई।
हो गया, नोटेड डाउन, इज इट कंप्लीट? यस सर। चलिए देखिए, अब फॉर्मूला मास हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक मोल के मास को जानेंगे कि 1 मोल के मास को क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं, है ना। तो मोलर मासेज क्या क्या हो जाएंगे? देखो बेटा, मोलर मासेज वी विल नो मोलर मासेज। तो मोलर मास में क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे ले लो मोलर एटॉमिक मास। तो मोलर एटॉमिक मास में क्या होता है, ध्यान देना, एक मोल एटम किसी भी मटेरियल के एक मोल एटम को आप क्या कहोगे, मोलर एटॉमिक मास कहोगे, है ना। तो कोई भी जैसे होगा एटॉमिक फॉर्म में क्या होगा, एलिमेंट होगा ना, तो क्या लिखोगे, द मास ऑफ 1 mole atoms of an element, the mass of 1 mole atoms of an element, the mass of 1 mole atoms of an element is called क्या कहेंगे उसको, मोलर एटॉमिक मास, और यू कैन से ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि मोलर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास एक ही चीज है ना। जब आप मोलर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, व्हेन यू रिप्रेजेंट द मोलर एटॉमिक मास इन ग्राम, इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, है ना। केजी में करेंगे तब क्या कहेंगे, किलोग्राम एटॉमिक मास, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाम यूज नहीं होता है ना। ओके, किलोग्राम में लिखेंगे तो जैसे ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास, तो किलोग्राम में लिखो तो क्या कह सकते हो, किलोग्राम एटॉमिक मास, है ना। पाउंड में लिखो तो क्या कह सकते हो, पाउंड एटॉमिक मास। पर ऐसा नहीं होता है ना। जो कॉमन यूज होता है वो क्या यूज होता है, ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि ग्राम वाले के लिए ही नाम होता है, बाकी के लिए नाम नहीं होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, 1 मोल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, है ना। एटम तो एलिमेंट के लिए देंगे, कंपाउंड के लिए तो मॉलिक्यूल होता है, एलिमेंट के लिए भी मॉलिक्यूल हो सकता है ना। मॉलिक्यूल जो है बेटे वो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में हो सकता है, ध्यान से समझो इसको। लेकिन एटम अगर हम कह रहे हैं तो प्योर एटम की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एलिमेंट में सिर्फ होगा। कंपाउंड में जैसे वाटर है तो वाटर में आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 तरह के एटम आ गए ना, तो इंडिविजुअल एटम की बात नहीं करेंगे वहां, ठीक है। तो यहाँ जैसे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा, और एटम की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। तो एलिमेंट के केस में आप एटम के लिए भी बात कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी बात कर सकते हैं। कंपाउंड के केस में सिर्फ मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको, लेट्स नो अबाउट दिस। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मोलर एटॉमिक मास और द ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो क्या हो जाता है 1 मोल का, तो 1 मोल का जो मास हो जाएगा दैट इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे कि एग्जांपल देख लो, एग्जांपल मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जो हो जाएगा वो आपको कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 12 पॉइंट, जो भी अप्रोक्सीमेटली चलो लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू 12
ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली दैट इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली को इस तरह से लिखते हैं, इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 ग्राम, है ना। उसी तरह से 1 मोल कार्बन की हम बात करें, कार्बन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। वैसे तो 15.996 के आसपास होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेटली रफली क्या यूज कर लेंगे, रफली यूज कर लेंगे 16 ग्राम। अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 16 ग्राम, 16 ग्राम के आसपास होता है ना। मास ऑफ, उसी तरह से मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के आसपास हो जाएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, यहाँ ऑक्सीजन एटम की बात है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। ऑक्सीजन एटम बेटा मतलब क्या हुआ, ओ। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, O2। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है, O2। तो O2 मतलब 2 ऑक्सीजन हो गया, तो वहां क्या हो जाएगा, 1 मोल का मास 32 ग्राम। उसी तरह एक ओजोन होता है, ओजोन समझते हैं ना, ओजोन किसको कहते हैं, ओजोन इज इक्वल टू O3। तो ओजोन का अगर 1 मोल लेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, 48 ग्राम, 16 इंटू 3। ओके, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। हम यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास या मोलर एटॉमिक मास क्लियर है सभी को? कम ऑन टेल मी, बोलो बेटे। यस सर। ओके, तो चलो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग जानेंगे मोलर मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 1 मोल का जो मास होता है उसे आप मॉलिक्यूलर या ग्राम कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर कहते हैं। So next one is molar molecular mass. So I hope you understand that what will be the molar molecular mass, the mass of 1 mole molecules, the mass of 1 mole, 1 mole में कितने नंबर होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है ना बेटे, that is 6.022 into 10 to the power 23 molecules हो जाएंगे, है ना। यहाँ भी अगर एटम कहें तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम का इतना मास हुआ, है ना। तो मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मॉलिक्यूलर मास जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल molecules of a substance the mass of 1 mole molecule of a substance is called molar molecular mass, or you can say gram molecular mass, मोलर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड मोलर मॉलिक्यूलर मास, और यू कैन से ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे मॉलिक्यूलर मास को, 1 मोल के मास को एक्सप्रेस करेंगे, देन दैट इज कॉल्ड मोलर मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बेटे जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना, उसी का उतना ही ग्राम के टर्म में आ जाता है। क्योंकि देखो कार्बन में भी हमने वैसे ही डिफाइन किया था, तो वो डेफिनेशन से ये चीज फॉलो होता है। ओके, यू कैन डू द कैलकुलेशन, एक मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा
एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको उतना ही ग्राम आएगा जितना उसका मॉलिक्यूलर मास आपका होता था एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, उतना ही आता है। एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह रहेगा, सो वी कैन सी वन एग्जांपल इन दैट रिगार्ड। पहले इसको लिख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, डेटा देख करके, डेटा के बेसिस पे हम लोग मल्टीप्लाई करके निकालेंगे और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वही होता है। चलो इसको पहले कर लिया, हैव यू डन दिस? लिख लिया बेटा सभी कोई? इज नोट एक मिनट सर। कंप्लीटेड? नोट हो गया बच्चों? एक मिनट के। ओके कर लीजिए। हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव अहेड। देखिए एक दो एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसको डिटेल कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद। एग्जाम्पल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 32 ग्राम आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, है ना, तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे 2 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। 1 मोल ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम होता है, तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम विल बी द ग्राम मॉलिक्यूलर या मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्सीजन। उसी तरह से मोलर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12 ग्राम और इसका हो जाएगा
32 ग्राम, है ना, 2 ऑक्सीजन है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 44 ग्राम। ओके, उसी तरह से आप देख सकते हैं, मैं ग्राम लिख सकता हूं, ग्राम, इसमें भी आप कह सकते हैं ग्राम, ग्राम या मोलर मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम मास ऑफ, ले लो H2O, ले लो H2O, सो दैट विल बी 18 ग्राम। ओके, तो ये चीज है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल यू कैन से। तो ग्राम के टर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको नोट करो, फिर हम लोग एक बेसिक से कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्यों इतना आता है। जितना आपका एटॉमिक मास होता है, या सॉरी जितना एक मॉलिक्यूल का मास होता है या एक एटम का मास होता है, उसी के इक्विवेलेंट ग्राम मॉलिक्यूलर एंड ग्राम एटॉमिक मास क्यों आता है ना। तो वो हम लोग कैलकुलेशन करके समझेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ, कुछ पूछना है केशव, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नहीं सर, केशव, बोलो बेटा। नहीं पूछना सर कुछ। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़े, लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया? देखिए, इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। वन एटम ऑफ कार्बन का हमने मास क्या देखा था, 1.9927 इंटू 10⁻⁻23 आया था ग्राम। हाँ, ठीक है, चलो यही आया था। तो ये क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, है ना। अब ये वन एटम ऑफ कार्बन का जो मास है, इसको एक्सपेरिमेंटली भी साइंटिस्ट लोग फाइंड करते हैं। तो कितना आ गया, 1.99, ओके, ये चीज आ गया। मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज
1.9927 into 10 power minus 23 ग्राम। देयरफॉर मोलर एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको स्मॉल m लिख दूं, ठीक है, सिंपली स्मॉल m सबस्क्रिप्ट c, स्मॉल m सबस्क्रिप्ट c ये लिख दे बेटे, तो मोलर एटॉमिक मास, तो मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज m सबस्क्रिप्ट c इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर Na, ये हो जाएगा क्योंकि एक मोल में कितने एटम होते हैं बेटा, एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। तो देखना बेटे ये आपको हो जाएगा मास ऑफ वन दैट इज 1.9927 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 है ना ग्राम इंटू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 क्या आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 23 ये आ जाएगा, तो 10 टू दी पावर 23। तो चलिए अब जरा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 10 टू दी पावर माइनस 23 और यहाँ प्लस 23 है, तो खत्म हो गया ये, क्या बचेगा 1.9927 इंटू 6.022 ग्राम। Approximately you will see, approximately when you will calculate you will get nearly 12.01 ग्राम के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 12 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो इसी तरह से जो है अगर आपको एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में पता है, इफ यू नो द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, यू विल मल्टीप्लाई बाय द एवोगैड्रो नंबर टू गेट मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मॉलिक्यूलर मास। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर आपको एक मोल का मास पता है तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, है ना, पहले एटॉमिक के लिए लिख लेते हैं, एटॉमिक मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम जिसको आप कहते हैं सिंपली एटॉमिक मास कहते हैं। तो मास ऑफ वन एटम और एटॉमिक मास, दिस विल बी इक्वल टू मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। Na क्या है, Na इज एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर कोई मोलर एटॉमिक मास पूछे तो क्या हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास हो जाएगा मास ऑफ वन एटम दैट इज एटॉमिक मास इनटू Na। इसको भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। देयरफॉर व्हाट यू कैन से, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब एक नहीं वो तो निकाल लिया ना, ये मोलर एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। तो बेटा मोलर एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मोलर एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू, यहीं पे लिख देते हैं, दिस विल बी एटॉमिक मास इंटू एटॉमिक मास इंटू Na। Na क्या है, Na इज अगेन एवोगैड्रो नंबर। तो Na की वैल्यू आपको पता ही है क्या होता है, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। सो दिस इज एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को शॉर्ट में Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला जो है पहले भी हमने देखा है, तो आज अब लोग जो है इसको अब अच्छे से समझ गए कि क्या है इसका मतलब। इसी तरह से आप मोलर एटॉमिक मास की जगह मोलर मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, है ना। मोलर मॉलिक्यूलर मास
या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास इनटू Na। कर लोगे, समझ रहे हो इस चीज को, क्लियर है? कम ऑन टेल मी, क्लियर है बेटे, बताइए। यस सर। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला फॉर्मूला लिख के मोल कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। नोट इट डाउन। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके ओके कर लो, जस्ट कंप्लीट इट। This is, you can write formula number 1, this is formula number 2, formula number 3, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से देयरफॉर फॉर्मूला नंबर 4 में क्या आ जाएगा, मोलर मोलर मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। चलो यहां तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग।
गया ये। देखो बच्चों, बेटे अब हम लोग नेक्स्ट जानने जा रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट डू वी मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये हम लोग समझेंगे। ध्यान देना सभी कोई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला? वी विल अंडरस्टैंड दैट इससे पहले आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम कितने कितने नंबर्स में प्रेजेंट हैं, ये बताता है ना। जैसे कि अगर आप लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का तो CaCO3, तो ये क्या बताता है? CaCO3 आपको बताता है कि इसमें एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है। जैसे अगर आप लेते हैं C2H6, ये किसका मॉलिक्यूल है? इथेन, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन के जो मोस्टली कंपाउंड्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन है बेटा। तो यहाँ देखो कि ये जो हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है कि C2H6, तो C2H6 क्या हो गया? इथेन का। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन, है ना। तो इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6। इसमें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ओके, अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये समझो। व्हाट डू वी मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला? तो बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है उसको जानिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है, जब आप किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे, है ना, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, उसके फॉर्म में लिखेंगे, then it is called empirical formula. So write it down. What do we mean by the empirical formula? The formula that represents the formula that represents the simplest whole number या नेचुरल नंबर कह सकते हो, रेशियो ऑफ the formula that represents the simplest whole number ratio of various
atoms present in the molecule, various atoms. एग्जाम्पल मैं फिर से दे दूंगा. So the formula that represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule is called empirical formula. It's called its empirical formula. तो क्या हो गया? The formula that represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule is called its empirical formula. समझा बेटा? ध्यान से देखो. Let us take an example. एग्जाम्पल देखो बेटे, एग्जाम्पल देखो. Molecular formula of ethane is molecular formula of इथेन. क्या हो जाएगा बेटा? इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H6. हो गया ना बेटे? C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन. तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेशियो देख लो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन? देयरफॉर ratio of carbon is to hydrogen is equal to 2:6. और सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा 2:6 का बेटा? 1:3. तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया? सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 1:3, है ना? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. सो रेशियो ऑफ कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2:6. तो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट रेशियो हो गया that is 1:3. therefore empirical formula of ethane is equal to 1:3 है ना बेटे? कार्बन का हो गया 1 और हाइड्रोजन का हो गया 3. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ इथेन जो हो जाएगा CH3. तो क्लियर है? समझ में आ रहा है? व्हाट डू वी मीन बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला? टेल मी. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? प्लीज टेल मी. Yes, sir. ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. सो जस्ट कीप द माइक म्यूट नाउ. Yes, sir. You have difficulty then you can ask, otherwise note it down. है ना? है ना? इसको नोट कर लो. What do we mean by empirical formula? Empirical formula, the formula that represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a molecule is called empirical formula. So we have taken one example. I will give you a few more examples. It's very easy to find the empirical formula. You can see there's one more concept here, empirical formula mass. तो वो भी जान लेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो ऑब्वियसली एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आया उसका मास अगर हम देखेंगे दैट विल बी कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, है ना? ओके. अब देखो जैसे यहाँ पर भी सुनो, जैसे मोलर मॉलिक्यूलर मास है ना या मोलर एटॉमिक मास है ना, आम बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में मोलर वर्ड यूज करना लोग छोड़ देते हैं. सिंपली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. तो मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं. जैसे कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम. समझ रहे हो? क्या लिख देगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 ग्राम. तो बेटा यहाँ एक मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम तो नहीं हो सकता ना. एक मॉलिक्यूल का मास 44 ग्राम तो नहीं होता है. 44 ग्राम इज अ वेरी बिग अमाउंट, है ना? तो अंडरस्टैंडेबल है कि वहां पर वो किसका मास दिए हैं? एक मोल का, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, मोलर मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं. अगर आपको ऐसे ही देता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम,
तो 32 ग्राम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास नहीं होता है। ओके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास तो बहुत कम होता है। 32 ग्राम जो है, 32 ग्राम जो है, वो आपका एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास है, यानी कि मोलर मॉलिक्यूलर मास है। तो कई बार आम बोलचाल की भाषा में, क्वेश्चंस में, बुक्स में आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं होता है, सिंपली मॉलिक्यूलर मास यूज होता है। तो आप साफ साफ देखेंगे कि अगर एटॉमिक मास यूनिट एएमयू या यूनिफाइड मास यू के टर्म में दिया है तो एक मॉलिक्यूल का मास है। 10 टू द पावर -23 -24 ग्राम के टर्म में दिया है तो एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन अगर ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया है तो इसका मतलब है मोलर मास है ना। 12 ग्राम दिया है तो कार्बन के एक मोल कार्बन एटम का मास है ना। 1.9927 इंटू 10 पावर -23 ग्राम दिया है तो एक मॉलिक्यूल का मास है। लेकिन 12 ग्राम दिया है तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास है। डिफरेंस समझिए। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। आम बोलचाल की भाषा में मोलर वर्ड को कई बार यूज नहीं करते हैं लोग, सिंपली मॉलिक्यूलर मास से ही मोलर मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको हैबिट डालना होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के चीजों को समझना होगा कि वहां पर क्या मतलब है। एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट इफ यू आर केयरफुल। अगर आप केयरफुल हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो कोई ये डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, डिफिकल्टी वाली कोई बात इसमें नहीं है। चलिए आइए इसको नोट कर लीजिए। कम ऑन, नोट इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फॉर्मूला लिख चुके हैं ऊपर वाला, इसको मैं रब कर रहा हूं। इंपिरिकल फॉर्मूला मास, इंपिरिकल फॉर्मूला का मास क्या हो जाएगा। अब जैसे CH3 है तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ इथेन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा। इथेन के इंपिरिकल फॉर्मूला में देखो, एक कार्बन आ रहा है, 1 कार्बन आ रहा है और 3 हाइड्रोजन आ रहा है ना बेटे। तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, दैट विल बी मास ऑफ 1 कार्बन प्लस मास ऑफ 3 हाइड्रोजन। तो बेसिकली इंपिरिकल फॉर्मूला मास क्या कह सकते हो। सो मास ऑफ द फॉर्मूला represented by the empirical formula will be called empirical formula mass, है ना। so the mass of the mass of the chemical formula represented by empirical formula is called empirical formula mass. So mass of the chemical formula represented by the empirical formula, the mass of the chemical formula represented by the empirical formula is called empirical formula mass. ठीक है, is called, क्या लिखा हुआ है, called, this is called, okay, so it's called empirical formula mass. चलिए इसको नोट कर लो। Okay, just note it down bete. Come on everyone, complete this concept. चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए सभी कोई।
यहाँ तक आप समझ रहे हैं? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा आपको इथेन का? देयरफॉर यू कैन से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ इथेन कितना हो जाएगा? That will be mass of CH3, that will be equal to mass of CH3. तो बेटा ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन प्लस 3 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ अगर मोल के टर्म में दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 12 ग्राम और ये 3 इंटू 1 ग्राम। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15 ग्राम के आसपास आ जाएगा, है ना? जो डेटा दिया रहेगा उसके हिसाब से एग्जैक्ट करोगे। मान लो 12.0011 लिखा है तो वो लोगे, यहाँ 1.008 लिखा है तो वही लेंगे, है ना? तो उस तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख लीजिए अभी। तो 15 ग्राम हो गया ना। अच्छा, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन देखें तो बेटा क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 30 ग्राम। हाँ 30 ग्राम हो जाएगा, बिल्कुल सही, डबल हो जाएगा। तो देखो उस चीज से एक बात समझिए अभी। सो मॉलिक्यूलर सिंस मॉलिक्यूलर मास में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा हूँ अभी, है ना? मैंने अभी बताया बोलचाल की भाषा में मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में लिखा है तो ऑब्वियसली ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मॉलिक्यूलर मास है। ओके, मॉलिक्यूलर mass of ethane, so that will be mass of C2H6. So this will be 2 into mass of carbon plus 6 into mass of hydrogen. So how much? 2 into mass of carbon, so that will be 24 gram plus 6 gram, so that is 30 ग्राम। तो बेटे इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, हमेशा याद रखिएगा। द सिंपल होल नंबर रेशियो विल बी ऑब्टेन्ड, देयरफॉर मास ऑफ C2H6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ CH3 यू विल गेट 2। अगर ये 2 आता है तो इसका मतलब है कि आप क्या लिख सकते हैं? अगर ये 2 आ रहा है तो ये आपका, इसको आप n मान लो, इसको क्या मान लो? n। तो दैट इज सिंपल होल नंबर रेशियो, जिस होल नंबर रेशियो की बात हो रही थी। तो दिस इज रेशियो, ओके, दिस इज द रेशियो। तो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये रेशियो क्या है? दिस रेशियो इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा ये, ठीक है? तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इसको नोट कर लो। तो यहां से हम लोग क्या, ये ऊपर वाला हो गया नोट, ऊपर वाला कर चुके हैं बेटे? यस सर। ओके, तो मैं फॉर्मूला फाइनली लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग जो है नोट करना बाकी चीज। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको जानो। तो वी कैन से if therefore if n equal to molecular mass divided by empirical फॉर्मूला मास, अगर n जो है, n आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होता है, देन दिस इंप्लाइज
एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो आपका हो जाएगा n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n टाइम एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि C2H6 दैट विल बी, यहाँ क्या आया इनका वैल्यू 2, तो 2 टाइम्स CH3, इसको क्या कहोगे? 2 टाइम का मतलब यहाँ कार्बन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो कहाँ मल्टीप्लाई करना है? 2C मत लिख देना, 2CH3 मत लिख देना, क्या लिखोगे? C कितने हो जाएंगे? 2, तो C2, और ये यहाँ 3 है तो इस 3 में मल्टीप्लाई होगा 6। तो इस तरह से मतलब होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल। ओके, इस चीज का एग्जाम्पल यहाँ देख लो बेटा। चलो बेटे अब नोट कर लो इसको, पहले ये नोट करोगे, उसके बाद लास्ट में फाइनली ऊपर वाला नोट करोगे, ये लास्ट में करोगे। ओके, क्योंकि लास्ट में बताया हूं। चलो यहां से आप करना शुरू करिए, कंप्लीट करिए, फिर ऊपर वाला पार्ट है। डू दिस। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई क्वेरी है मन में तो जरूर पूछो बच्चे। ठीक है बेटे, हो गया ये? कंप्लीट कर लिया बेटा? सभी बच्चों ने कर लिया कंप्लीट? प्लीज टेल मी, एनीवन इज लेफ्ट? नो वन इज लेफ्ट, सो आई शुड मूव अहेड नाउ। कोई नहीं बचे हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो बेटा, मूल कॉन्सेप्ट में मैंने 6 फॉर्मूले एक बार लिखाया था, आप लोगों को याद है? आई हैव गिवन यू 6 फॉर्मूला। बिल्कुल ही सिंपल सा चीज था, जैसे मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम क्या हो जाता है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। याद आ रहा है? यस सर। ये फॉर्मूले सभी के पास हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसको ना याद हो? सभी को याद है? फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता था? मास ऑफ कंपाउंड या मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने देखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, दैट वाज आल्सो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, है ना, वो अभी हमने यहाँ भी देखा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये सारे फॉर्मूले याद है ना बेटा? याद है? यस सर। सभी को याद है? कोई ऐसा हो, हेजिटेट मत करो, शर्माओ नहीं। ओके, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं अगर ये पता है। ठीक है, और कोई भी बच्चा जिसको प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकता है ना? तो मैं आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाते हैं। यस तो सर। हम लोग, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्टोइकियोमेट्री की।
ओके, व्हाट डू वी मीन बाय स्टोइकियोमेट्री? अगले क्लास में इस पे और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको शुरुआत कर देता हूं, है ना। So we know all the formulas related to mole concept. So now we should move to stoichiometry. कुछ और फॉर्मूले हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के देखेंगे, तो मैं पीछे के भी सारे फॉर्मूले को इकट्ठा करके एक जगह लिखा दूंगा। सर आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड पढ़ा दीजिए ना। अब परसेंटेज कंपोजिशन बताया था, फिर से बताना पड़ेगा, बोलो तो बता देता हूँ। बता दीजिए ना सर एक बार। ओके कोई बात नहीं, तो चलो फिर स्टोइकियोमेट्री अगले क्लास में देखेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन पे एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, यस है ना सर। बेटे। आइए, आई होप दैट कि लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चंस वगैरह दिया था, आप लोगों ने किया था, तो आई स्किप दैट। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। देखो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि बाई मास, है ना, बाई नंबर नहीं, बाई मास, कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है, कितने परसेंटेज में है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड कहते हैं। तो द परसेंटेज ऑफ, द परसेंटेज बाई मास, है ना, इन विच अ पार्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। तो आप क्या लिख सकते हैं, द मास परसेंट, द मास परसेंट ऑफ various elements present in a compound, present in a compound, ओके, ध्यान से देखो, द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, द मास परसेंट ऑफ various elements, the mass percent of various elements present in a compound is called its percentage composition। क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, परसेंटेज कंपोजिशन पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय परसेंटेज कंपोजिशन, द मास परसेंट, है ना, क्या होगा, मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब समझते हैं ना बेटे, मास का परसेंटेज देखना है कि कौन से एलिमेंट का कितना मास है। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड क्या हो जाएगा, द मास परसेंट। मास परसेंट मतलब कि परसेंटेज बाय मास, मास के टर्म में परसेंट निकालना है। तो मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स परसेंटेज, परसेंटेज कंपोजिशन, इट्स कॉल्ड इट्स परसेंटेज कंपोजिशन। अब देखो मेरा बेटा, एग्जाम्पल से समझो इसको, है ना, फिर आप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, फाइंड द परसेंटेज composition of different elements in carbon dioxide, that is CO2। तो CO2 में डिफरेंट एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे। इसमें सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास
मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 है ना, मोल में निकाल लेते हैं मोल के टर्म्स में। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बेटा क्या हो जाएगा, दैट इज 44 ग्राम, पता है ना, 12 प्लस 32 44 ग्राम। अब देखो 44 ग्राम क्या हो गया इन 1 मोल, किसमें देख रहे हैं, इक्वल अमाउंट में देखते हैं, इन 1 मोल, यानी कि मोलर की बात को मोलर में ही चलो ज्यादा बेटर है। तो 1 मोल में आपका इतना मॉलिक्यूलर मास हो गया CO, ये हो गया 1 मोल का ले लिए, है ना। तो अब आपका मास ऑफ सिंस, अब ये बताओ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेंगे, जैसे मोलर मॉलिक्यूलर मास लिया, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा बेटा, देखो कार्बन जो होगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन एटम होगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन इन 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 12 ग्राम हो जाएगा ना बेटे, 12 ग्राम हो जाएगा। तो अब जब इसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होगा, देयरफॉर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, देखो मेरे बच्चों कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा मास है 44 ग्राम, उसमें कार्बन है 12 ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकलता है, परसेंटेज निकलेगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज मास ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज 12 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 12 ग्राम कितने कार्बन डाइऑक्साइड में है, 12 ग्राम कार्बन कितने कार्बन डाइऑक्साइड में है, 44 में। तो 44 में निकालेंगे ना बेटा परसेंटेज, तो 12 बाई 44 इंटू 100 करना नहीं भूलेंगे, तो परसेंटेज आएगा, नहीं तो फ्रैक्शन आ जाएगा, है ना। 100 करने के बाद परसेंटेज होता है, तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक इट विल कट बाई 4 से कटेगा ना, so 3 and this is 11, so this is 300 by 11%। तो मेरा बच्चा बताओ जरा 300 by 11 कितना आ जाएगा, 2 से लगेगा ना, 27.27 ना 22, तो 8 बचेगा 80, तो 77 दैट इज 7, तो क्या बच जाएगा अब 3, तो ये हो जाएगा 2, फिर बच जाएगा 2 8 फिर बच जाएगा ना, तो 27.27% के आसपास हो जाएगा, हो जाएगा 27.27%। उसी तरह से अब मैं साइड में लिख रहा हूं, आप नीचे लिखिएगा, है ना, मैं इधर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन इन 1 मोल CO2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम, कितना हो जाएगा 32 ग्राम, दिख रहा है, देयरफॉर ये 32 ग्राम हो गया, देयरफॉर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मेरा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन हो जाएगा 32 by 44 ग्राम into 100 टू 100%। ऑब्वियस सी बात है, ये जितना आया है 100 में से माइनस कर देंगे, तो नियरली आई विल बी गेटिंग 27, 28 माइनस करो कितना हो जाएगा 72, 72.73 जो भी आ जाए, 72 या 73, चलो Yes, sir. 3 सर। हाँ ठीक है, 72.73% लिख लेते हैं, है ना। सर हाँ बोलिए, सर अगर जैसे ये 1 मोल की जगह 2 मोल होता तो 2 मोल होगा तो भी वही होगा, सबका मास डबल हो जाएगा ना बेटा, है ना, सबका मास डबल हो जाएगा ना। 2 मोल लेंगे, देखो मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, 2 मोल में ये हो जाएगा 88 ग्राम, 88 हो जाएगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, 2 मोल 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, मोल कॉन्सेप्ट से बताइए, यूनिटरी मेथड है ना, कितना होगा बताओ, 2 मोल में कार्बन कितना होगा,
4 दो मोल कार्बन होगा, दो नहीं, 2 मोल कार्बन होगा ना। तो 2 मोल, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना कार्बन होगा? 2 मोल 2 कार्बन। मोल। मोल कार्बन होगा, बिल्कुल। देखो बच्चों वाला कैलकुलेशन ही है ना। 5 आम में 5 गुठलियां होंगी, तो 10 आम में कितनी गुठलियां होंगी? 10। 10 होंगी ना, बस वही चीज है ना। ऐसे तो नहीं कि आम आम है ना सर, तो आम, एक आम में तो एक ही गुठली होती है ना, तो 10 आम में 10 गुठली कैसे हो गई? एक में एक होता है, तो हर एक आम में एक एक गुठली होगा, तो 10 आम का 10 गुठली हो जाएगा। तो CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। तो 1 मोल में यहाँ CO2 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन का एटम है, दिख रहा है। तो 1 मोल में 1 मोल कार्बन एटम होगा, 2 मोल में 2 मोल कार्बन एटम होगा। तो 2 जैसे मोल, हाँ 1.5 मोल होता 1.5 मोल होगा तो 1.5 मोल कार्बन एटम होगा, है सर। 1.5 मोल कार्बन एटम हो जाएगा ना। उसी रेशियो में ना होगा बेटा, यस सर। समझे। मोल देखो 1.5 कार्बन एटम नहीं हो सकता, लेकिन 1.5 मोल कार्बन एटम हो सकता है। एक मोल बहुत सारा होता है ना। आप ये मत सोचो कि हम 1.5 कार्बन एटम कैसे लेंगे, कार्बन एटम को थोड़ी तोड़ रहे हैं। एक मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो हाफ मोल में इसका आधा होगा, है ना। ये भी आपको इंटीग्रल नहीं आएगा, इंटीजर ही आएगा। कोई आपका जो है ये बेसिकली एक कार्बन एटम को आधा थोड़ी तोड़ रहे हो आप। हाफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, ध्यान से सुनो, है ना। हाफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते। कार्बन डाइऑक्साइड का आधा मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, पर आधा मोल मॉलिक्यूल ले सकते हैं। हाफ Yes, sir. मोल का मतलब समझ रहे हैं ना, मोल मोल मतलब इतना नंबर हो गया, समझे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्लासरूम में 100 स्टूडेंट है ना, तो हाफ क्लासरूम का मतलब क्या हुआ? 50 स्टूडेंट हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक स्टूडेंट को 50-50 काट दिया, ऐसा नहीं है। हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता, हाफ स्टूडेंट नहीं हो सकता। मान लो एक रूम में अगर 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को अगर मैं एक एग्जांपल 1 मोल कह दूं, इससे भी मत रिलेट करो। 100 बच्चों को, वैसे तो 1 मोल इतना ही होता है, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो मैंने 1 मोल कहा कि 100 बच्चा हो गया 1 मोल, तो हाफ मोल कितना बच्चा हो गया? 50 मोल। 50 नहीं, 50 बच्चा हो गया। 50 मोल कैसे हो जाएगा? हाफ मोल 50 मोल कैसे हो जाएगा? सोचो, हाफ मोल, आधा मोल 50 मोल हो सकता है। मैं पूछ रहा हूं कि अगर 1 मोल, 1 दर्जन, चलो अच्छा एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल, 1 डजन एग, 1 DOZEN डजन एग्स। अगर 1 दर्जन अंडा लेते हैं तो कितना आएगा बेटा? 12 आएगा। 12। तो हाफ डजन में कितना आएगा? 6। ना, है ना। तो हाफ डजन में 6 आएगा, तो 6 लेंगे ना। तो वही चीज है। तो अगर आप, लेकिन अब देख लो यहाँ पर, अगर आप किसी भी आप जाओगे अंडे वाले के पास, कहोगे मुझे हाफ, आधा अंडा दे दो, तो आधा अंडा नहीं ना देगा, फूट जाएगा बेटा। आधा अंडा थोड़ी देगा वो, फूट जाएगा अंडा। जब भी आप लोगे 1 अंडा लोगे, 2 अंडा लोगे, 3 अंडा लोगे, 1 मोल एग कितना हो जाएगा? 1 मोल एग का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एग, बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। हाफ मोल एग कितना हो जाएगा? हाफ मोल एग का मतलब आधा अंडा नहीं हुआ, हाफ मोल एग का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। जैसे बेटे डजन होता है ना, 1 डजन क्या होता है? 1 डजन का मतलब 12 होता है। तो 1 मोल का मतलब उसी तरह से समझो, इतना ज्यादा होता है। 1 मोल इज अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। ओके, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, तो अगर आप हाफ मोल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना हो जाएगा? हाफ मोल कार्बन हो जाएगा, उसी रेशियो में, समझे। तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो 1 मोल कार्बन का वजन कितना है? 1 मोल कार्बन का वजन है 12 ग्राम, तो हाफ मोल कार्बन कितना हो जाएगा? 6 ग्राम हो जाएगा ना। तो अगर ये 6 ग्राम होगा, तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा? 22 ग्राम। तो चाहे आप 12/44 लिखो, या 6/22 लिखो,
या आप 24/88 लिखो, सब बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, बताओ इधर, हाँ सर। आएगा? ये सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब जैसे देख लो, हाफ मोल अगर आप लेते हैं तो हाफ मोल में क्या होगा, 1/2 मोल CO2 का जो वजन हो जाएगा, वेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मास, मास ऑफ 1/2 मोल। अब सोचो तुम आधा मोल कार्बन लोगे तो आधा मोल कार्बन डाइऑक्साइड में, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हाफ ही मोल कार्बन होगा ना, है ना? यस सर। यस सर। हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड में हाफ ही मोल कार्बन होगा ना। अब ऐसे सोचो ना, एक आदमी के पास कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं, तो 1 मोल आदमी के पास कितने हाथ हो जाएंगे, 2 मोल हाथ हो जाएंगे ना। हाफ मोल आदमी के पास कितने हाथ होंगे, हाफ मोल हाथ होंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाफ मोल आदमी के पास भी जो है, नहीं, हाफ मोल आदमी के पास कितने होंगे, 1 मोल हाथ होंगे, क्योंकि एक आदमी के पास 2 होता है ना। तो हाफ मोल आदमी लोगे तो एक आदमी के पास 2 होता है, 1 मोल के पास 2 मोल हाथ होता है, तो 1 मोल के पास 2 मोल हाथ, इसलिए हाफ मोल के पास 1 मोल हैंड्स हो जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ है, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वजन कितना हो जाएगा, 22 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 मोल का मास होता है 44 ग्राम। तो मास ऑफ कार्बन इन 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 मोल लिए होते हैं, यहाँ भी 1/2 मोल लोगे, तो 1/2 मोल CO2 कितना हो जाएगा। तो पहले ये देखो, मास तो बाद में निकलेगा ना, पहले तो ये पता करना होगा कि आधे मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना होगा। तो बेटा 1 मोल में, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होगा, तो हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मोल कार्बन होगा, बोलिए? हाफ मोल कार्बन 6 ग्राम। 6 ग्राम हाफ मोल कार्बन होगा, और हाफ मोल कार्बन का वजन क्या हो जाएगा, 6 ग्राम, क्योंकि 1 मोल का 12 ग्राम होता है, तो यहाँ तो 6 ही ग्राम आएगा ना। यस सर। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, 6 ग्राम कितने में है, 22 ग्राम में, 6/22 into 100। 6/22 into 100। So again you will be getting, कितना आ जाएगा ये, 3/11, 300/11, that is 27.27%। क्लियर है ना? यस सर। तो चाहे आप कितना भी ले लीजिए, 1.5 मोल, 1.5 क्या, 0.1 मोल ले लो, 0.2 मोल ले लो, कुछ भी ले लो, आएगा परसेंटेज कंपोजिशन उतना ही, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसी रेशियो में मास सबका डिवाइड होगा ना बेटे। समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है। परसेंटेज कंपोजिशन क्लियर? यस सर, क्लियर है। तो यस आज सर। मैं इन पे क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है? यस सर। परसेंटेज कंपोजिशन, मोल पे, Yes, इन sir. सब पे क्वेश्चन भेजेंगे। मोल वाले कॉन्सेप्ट पे मैंने पहले जो क्वेश्चन भेजे थे उसको भी कंप्लीट करिए। टुडे आई विल सेंड यू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ओके? तो आज जो भेजूंगा उसे भी कर लेना है। अगला जो केमिस्ट्री का क्लास होगा, देयर वी विल प्रोसीड टू स्टोइकियोमेट्री एज वेल एज मोल कॉन्सेप्ट। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? Yes, sir. नाम बड़ा सा है लेकिन चीज छोटी सी ही है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उसके मास और वॉल्यूम का कैलकुलेशन स्टोइकियोमेट्री कहलाता है। मतलब केमिकल रिएक्शन में जो कैलकुलेशन हम करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके केस में, गैस के केस में, गैस के केस में वॉल्यूम देखोगे, लिक्विड के केस में टाइट्रेशन कर रहे हैं वॉल्यूम देखेंगे, है ना? जनरली गैसियस वॉल्यूम की बात करते हैं, अदरवाइज मास के टर्म में ही बात करते हैं, है ना? वो चीज है। तो देखेंगे हम लोग कि मास और वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन होता है, द कैलकुलेशन ऑफ द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो ये बात समझ में आ रहा है? हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रीजेंट का। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटिंग रीजेंट? लिमिटिंग रीजेंट इज दैट reactant which controls the reaction,
क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में होता है। ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, जो कि हम लोग Yes, अगले sir. क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को बेटे हम यहीं पे ओवर करते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर यू ऑल, प्लीज फिल द फॉर्म बाय टुडे इवनिंग एंड सेंड इट टू मी। जितने भी बच्चे 11th वाले हैं वो फॉर्म भर के मुझे आज शाम तक सेंड कर दीजिए बेटा, so that I can make your profile and I can create your record. Okay bete, so I have taken the attendance, so no need, you can just complete your note and then you can leave the lecture. Thank you for joining the classes. Have a nice day to everyone. चलो बेटे नोट कंप्लीट कर लो सब कोई अपना। सर हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? सर हाँ बोलो बेटा। हम रिएक्शन को बैलेंस करते हुए हाफ लिख सकते हैं बैलेंस करने के लिए। हाँ बैलेंस फॉर्म में जैसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। बैलेंस होना चाहिए मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on the reactant and number of atom of each element on the product side of the reaction should be same। तो हम फ्रैक्शन में ले सकते हैं वो। फ्रैक्शन में क्यों लेंगे? फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन हो ना, हाफ ले लो चलेगा, 2 ले लो चलेगा, 1/3 ले लो। अब हमारी मर्जी, देखो जैसे ये बैलेंस रिएक्शन है ना, जैसे ये देखो C प्लस O2 या कोई और ले लेते हैं ऐसे 2C प्लस O2 क्या बन गया? 2CO बन गया ना बेटा। नोट कर चुका है सब कोई? मैं इसको रब कर रहा हूं। अब तुम पूरे रिएक्शन को जिससे मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मन है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 0.1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 0.1 से पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0.2C प्लस 0.1 O2 इक्वल टू 0.2 CO। ठीक है, अभी भी बैलेंस्ड है, समझ रहा है सुजल? तो सर इसका मतलब ये नहीं होगा क्या 0.2 कार्बन एटम हो गया? कार्बन एटम 0.2 नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आप ऐसे कार्बन एटम कैसे 0.2 हो जाएगा? 0.2 यानी कि आप एक कार्बन एटम को तोड़ सकते हैं, 0.2 कर सकते हैं, बोलो जरा। नहीं तो कर फिर सकते ऐसे ना। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका कुछ नहीं मतलब, इसका मतलब ये है कि आप सीधी सी बात है, अगर आप बेटा वो तो हम किसी भी मल्टीपल में कर सकते हैं, वो मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं। 0.2 कार्बन एटम, पहले ये सोचो ना, अगर आप जा रहे हो सीधी सी बात है, 0.2 का मतलब एक कार्बन एटम को हमने 5 पार्ट में बांट दिया। कैसे बांट देंगे? कार्बन एटम को नहीं बांट सकते ना, उसके न्यूक्लियस को तोड़ देंगे, नहीं ना तोड़ेंगे। 0.2 कार्बन एटम कैसे ले सकते हैं? कार्बन एटम एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा ना बेटा, है ना, एक इंडिविजुअल एंटिटी है, कार्बन एटम को नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। तो हम मोल के लिए लिखते हैं बस। नहीं आप देखो, मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। अगर आप इसको क्या ऐसे तो लिखना वैसे गलत है, हमेशा आप ऐसे लिखना चाहिए, गलत नहीं है। कोई कहेगा कि नहीं मैं जबरदस्ती लिखूंगा ही, मेरा जिद है कि मैं ऐसे ही लिखूंगा, तो आप लिखिए, गलत नहीं है। बट ये अननेसेसरी सारी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। ये वही बात हो गई कि मैं फैन को कूलर बुलाऊंगा और कूलर को फ्रिज बुलाऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं आज से सारी कुछ को चेंज कर दूंगा, तो ये गलत होता है ना बेटे, ऐसे नहीं करते हैं। ओके, देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप इसको लिखे तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग सीधा सा है कि अगर 0.2 मोल कार्बन लेंगे तो 0.2 मोल कार्बन कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? 0.1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, और 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। मतलब समझा? मतलब समझा? अब तुम कहोगे कि नहीं मैं 0.2 क्यों कहूं, मैं तो रूल तो ये कहता है कि मैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन में ले सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये 0.2 की जगह मैं ये 0.2 को मैं मानूंगा कि डबल ले लूंगा, 0.4 मोल लूंगा। तो अगर यहाँ आप 0.2 का 0.4 मोल लेंगे तो यहाँ 0.1 का क्या हो जाएगा? 0.2 मोल हो जाएगा, और यहाँ 0.2 का ये भी क्या हो जाएगा? 0.4 मोल हो जाएगा, है ना। तो आप किसी भी उसी के इक्वल मल्टीपल में ले सकते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि ऐसे रिप्रेजेंट करो रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 मोल कार्बन होगा, है ना, इसका भी मतलब अगर आप यहाँ से एटम पे कहोगे तो एटम क्या होगा? 0.2 कार्बन एटम नहीं होगा, तो कार्बन एटम तो मल्टीपल में ना होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ कह सकते हैं कि 2 कार्बन एटम
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, 2 कार्बन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और दो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाएगा। समझे? उसी तरह से यहां भी कह सकते हैं, यहां भी यही मतलब हुआ, 0.2, 0.1 और 0.2 है, तो आप इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में रखेंगे। बैलेंस्ड रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? ये भी रिएक्शन बैलेंस है, पर बैलेंस रिएक्शन को ऐसे लिखने का तरीका गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। समझ रहा है? समझा? हाँ जाएगा ये हाँ बोलो। ये गलत हो जाएगा, वो हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए। बेटा गलत तो नहीं है, मैंने क्या बोला, देखो रूल है, कन्वेंशन होता है ना। अब इधर सुनो, कन्वेंशन को नहीं ना चेंज करेंगे। कन्वेंशन क्या है, केमिस्ट्री में ये डिसाइड किया गया है कि जब भी हम बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे तब होल नंबर रेशियो के टर्म में लिखेंगे, तब हम उसको लेके चलेंगे। ऐसे लिखना गलत नहीं है, बट ऐसे लिखना एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ये भी जान लीजिए। ओके, समझे? यस सर। क्योंकि ऐसे लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे आप कह रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं तो क्या 0.2 कार्बन एटम हुआ? 0.2 कार्बन एटम नहीं हुआ, इट इज क्रिएटिंग अ कंफ्यूजन। ओके, सो राइटिंग इन दिस वे इज नॉट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। मैं कह रहा हूं लिखने का तरीका सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है, पर तरीका गलत है। समझा? समझा बेटा? ये रिएक्शन बैलेंस्ड भी है और ये रिएक्शन सही भी है, पर तरीका जो है वो गलत है, लिखने का तरीका गलत है। समझ गया सुजल? समझा ना बेटे? तरीका जो है वो गलत है। वे ऑफ राइटिंग इज नॉट दिस, इफ यू राइट इन दिस वे इट इज रॉन्ग वे ऑफ, रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग, that is only I am saying, but sometime such method is useful, so we can use that, no problem, but not always. Okay, the best way is to represent the reaction in the whole number format. समझ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है, और चिंतन करिए, इस पे सोचिए, और भी चीजें समझ में आएंगी आपको। तो हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं मेरे बच्चे। गुड बाय।